हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड ज्ञान विथ विनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले झारखंड के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए वे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2025 के रिपोर्ट के अनुसार आपदा से होने वाली मौतों में झारखंड का स्थान पूरे देश में कौन सा है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान। CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई है? 1980 में, और साथ ही इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। CSE के इसके फाउंडर हैं अनिल अग्रवाल, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं, CSE के डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक, इसके महानिदेशक हैं सुनीता नारायण। तो CSE जो है उसकी स्थापना 1980 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फाउंडर हैं आपके अनिल अग्रवाल एंड डायरेक्टर जनरल और महानिदेशक जो हैं वे हैं सुनीता नारायणा। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, आपदा से होने वाली मौतों में झारखंड का स्थान पूरे देश में 3rd नंबर पे है। झारखंड कितने नंबर पे है? तो 3rd नंबर पे है। इसका आंसर है 3rd। बात करते हैं कि 1st नंबर पे कौन है और 2nd नंबर पे कौन है। तो 1st नंबर पे है मध्य प्रदेश, जिसमें कि आपदा से टोटल मरने वालों की संख्या 532 है। एंड 2nd नंबर पे है आंध्र प्रदेश, जिसमें कि 484 है आपदा से होने वाली मौतों की संख्या। एंड 3rd पे झारखंड है। एंड झारखंड में टोटल नंबर है मरने वालों की, वो है 478। तो झारखंड में जो आंकड़े जारी किए गए हैं सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1st नंबर पे है मध्य प्रदेश, 2nd पे है आंध्र प्रदेश एंड 3rd है झारखंड, जिनकी टोटल नंबर है 478। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि अभी शादी के सीज़न चल रहे हैं। भाई मेरे घर के जस्ट बगल में ही शादी है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। झारखंड में जो सबसे अधिक मौतें हुई उसका कारण था भारी बारिश, और बारिश के कारण जो बाढ़ आई उसके कारण झारखंड में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जिसका नंबर है 256। मतलब सबसे ज़्यादा जो इस बार जो आंकड़े बता रहे हैं वो भारी बारिश और बाढ़ के कारण मौतें हुई हैं, जिसकी संख्या है 256। और अगर इसके बाद कोई रीज़न है तो वे है बिजली के गिरने से। फर्स्ट रीज़न तो ये है और सेकंड रीज़न ये है बिजली के गिरने से, और इसके वजह से झारखंड में जो मौतें हुई हैं वो है 222। तो सबसे अधिक भारी बारिश की वजह से एंड सेकंड बिजली के गिरने से। अब अगर देखें हम लोग पिछले 4 साल के आंकड़ों को, जिससे कि जो आपदा के कारण जो झारखंड में मौतें हुई उस आंकड़े को एक बार देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि 2022 में जो आपदा से मरने वाले लोगों की संख्या थी वे है 26। 2023 में जो नंबर है वो है 31। 2024 में है 69 एंड 2025 में जो आंकड़े हैं वे है 478। तो इन आंकड़ों को भी हम लोग को एक बार ध्यान रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, खास करके JPSC के लिए। ये JPSC में जो ये आंकड़े वाले हैं ना क्वेश्चंस, ये ज़्यादा देते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट आपदा से होने वाली मौतों में झारखंड का स्थान पूरे देश में कौन सा है? तो आंसर है 3rd।
ये देखिए यहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने जारी की 2025 की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद आपदा से झारखंड में सबसे ज़्यादा मौतें। ये कुछ यहाँ पे आंकड़े जो दिए हुए हैं, ये देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश एंड थर्ड पे है झारखंड। 532 आंध्र प्रदेश का है, 484 एंड झारखंड का है 478। एक बार हम अपने पड़ोसी राज्यों का भी आंकड़ा देखते हैं। तो देखिए बिहार का है 146, उत्तर प्रदेश का है 312, बिहार का देख लिए हम लोगों ने 146, पश्चिम बंगाल का है 34 एंड छत्तीसगढ़ का है 96। अपने पड़ोसी राज्यों का भी ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस उधर से भी बन जाते हैं कभी कभी। यहाँ देखिए झारखंड में बिजली गिरने से 222 की मौत हुई, वहीं पर बिहार में 146 लोगों की मौत हुई, साथ ही छत्तीसगढ़ में 51 लोगों की और उड़ीसा में 36। एक बार हम लोग को ये भी देखना है कि इस बार लू लगने से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई है। मतलब सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई आपदा की वजह से वे भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन जो रिपोर्ट्स हैं ना, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने NIUA के साथ मिलकर किन 5 नदियों को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गंगा, स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर और करम नदी। गंगा, दामोदर, खरकई, गोमती या कोसी। ऑप्शन सी गंगा, दामोदर, खरकई, गरगा, स्वर्णरेखा। ऑप्शन डी स्वर्णरेखा, कोसी, सोहन, गंगा, यमुना। NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और इसकी स्थापना हुई इसकी स्थापना हुई 25 जून 1976 अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। किस एक्ट के अंदर इसकी स्थापना हुई है? तो अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये जो NIUA है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इस्टेब्लिश्ड, और इसकी स्थापना कब हुई है? 25 जून 1976 को। और ये किस एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है? तो अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये बात हुई NIUA के बारे में। अब हम बात करते हैं कि झारखंड के जो कुछ प्रमुख शहर हैं जहाँ से होकर ये नदियाँ गुजरती हैं, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जिन्हें क्लीन एंड ग्रीन बनाने की योजना शुरू की है? ऑप्शंस देख चुके हैं हम लोग, तो इसका आंसर है गंगा, दामोदर, खरकई, गरगा और स्वर्णरेखा नदी। ये वो 5 नदियां हैं जिनके लिए क्लीन एंड ग्रीन योजना शुरू की गई है। NIUA यह शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है, और जो हमारे मिनिस्टर हैं अर्बन अफेयर्स के, और जो इसके मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स, वे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। और हमारे राज्य के जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वे हैं सुदिव्य कुमार। वेट अ मिनट, ये हैं सुदिव्य कुमार। तो ये दोनों जो हैं वो हम लोगों को ध्यान में रखना है, सुदिव्य कुमार। ये देखिए राज्य सरकार ने NIUA के साथ मिलकर योजना निर्माण की प्रक्रिया तेज की। झारखंड में 5 नदियां बनेंगी क्लीन एंड ग्रीन। वे नदियां हैं गंगा, दामोदर, खरकई, गरगा और स्वर्णरेखा। और इसमें क्या क्या है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत रांची नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, चास और साहिबगंज नगर परिषद और राजमहल नगर परिषद नदियों के विकास से संबंधित विस्तृत योजना तैयार कर रहे हैं। ये सारे जो नगर निगम हैं ये लोग इस योजना के लिए जो भी है, जो विकास से संबंधित जो योजना है वो लोग तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ ही योजना के तहत इन नदियों के किनारे पर रिवर फ्रंट और रिवर बैंक डेवलपमेंट किया जाएगा।
रिवर बैंक और रिवर फ्रंट ऐसा डेवलपमेंट इसका किया जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जो नदियां हैं, अभी तो इतनी सारी नदियां जो मतलब उसमें कचरा ही इतना लोग डालते हैं कि वो उसको जितना साफ़ होना चाहिए वो तो बिल्कुल ही गंदा हो चुका है। तो उससे क्या होगा कि जो नदियां हैं वो स्वच्छ रहेंगी और साथ ही जो उसके किनारे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर ये जो नदियां हैं ये साफ़ रहेंगी और अगर रिवर बैंक का डेवलपमेंट किया जाएगा तो जो नदी के किनारे है वो साफ़ सुथरा होंगे, वहाँ पे पार्क भी बनाया जा सकता है उसमें, और वैसा करने से टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए ये योजना शुरू की गई है। बात करते हैं हम इन नदियों की। झारखंड में देखते हैं गंगा नदी कहाँ से होकर गुजरती है और किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। एक बार देखिए, झारखंड में गंगा नदी, झारखंड का जो एकमात्र जिला है साहिबगंज, ये देखिए जो झारखंड का एकमात्र जिला है साहिबगंज, यहाँ से होकर गुजरती है। और साहिबगंज के अंदर ही महाराजपुर और राजमहल के भीतर उस क्षेत्र से होकर गुजरती है। और झारखंड में गंगा नदी की जो लंबाई है वह है 83 किलोमीटर। कितना है? 83 किलोमीटर। अब अगर बात गंगा नदी की हो रही है तो हम बात करते हैं साथ ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत जो साहिबगंज में जो गंगा नदी बह रही है उसमें जो डॉल्फिन की संख्या है वह है 162। और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डॉल्फिन झारखंड का जो रैंक है वह है 5th नंबर। तो फर्स्ट में कौन है एक बार हम लोग वही देखते हैं। तो फर्स्ट में है यूपी, सेकंड में बिहार, थर्ड में है वेस्ट बंगाल, फोर्थ में है आसाम एंड फिफ्थ में तो हमारा झारखंड है ही। तो ये बात की हम लोग गंगा नदी के बारे में। नेक्स्ट नदी देखते हैं हम लोग दामोदर नदी। दामोदर नदी का झारखंड में उद्गम कहाँ पर है? तो झारखंड में दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के चूल्हा पानी नामक स्थान से होता है। कहाँ पे होता है? चूल्हा पानी नामक। और यह जो जगह है चूल्हा पानी, ये कहाँ पर है? तो ये देखिए, यह है पलामू जिला के पास लातेहार और लोहरदग्गा के सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये चूल्हा पानी कहाँ पर है? तो पलामू जिला का लातेहार लोहरदग्गा के सीमा पर स्थित है। तो ये झारखंड में दामोदर नदी का उद्गम स्थान है। और यह झारखंड में किस किस जिले से होकर बहती है वो देखते हैं हम लोग। तो झारखंड में यह चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, धनबाद एंड बोकारो। तो ये देखिए, ये इधर से लातेहार, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, और यह इधर से होते हुए वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है और लास्ट में हुगली नदी में मिल जाती है। बात करते हैं खरकई नदी की। तो खरकई नदी जो है, यहाँ देखिए, खरकई नदी जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में बहती है। तो ये वाला हमारा है पूर्वी सिंहभूम जिला, और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी जमशेदपुर में, और जमशेदपुर के आदित्यपुर यहाँ से इस क्षेत्र में खरकई नदी बहती है। और ये जो खरकई नदी है यह स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जो खरकई नदी है वो कहाँ पर, किस क्षेत्र से होकर गुजर रही है? तो पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर से, और जमशेदपुर में भी आदित्यपुर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गरगा नदी की। गरगा नदी जो है वह मेनली यह जो बोकारो स्टील सिटी है बोकारो में, वहाँ पर है। और जो गरगा नदी है यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और यह जो यहाँ पर जो ये गरगा नदी है इसी पर गरगा बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं ना बोकारो स्टील सिटी के, वहाँ पर जल आपूर्ति हो सके, इस वजह से इस बांध का निर्माण किया गया है। तो बोकारो जो स्टील सिटी है वहाँ से ये गरगा नदी गुजर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार है, और छोटा नागपुर के पास ये जो रांची है यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर
दक्षिण पश्चिम दिशा में, किस डायरेक्शन में है, 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में एक जगह है नगड़ी नाम का। नगड़ी नाम का एक गांव है, नगड़ी नाम का जो गांव है वहाँ से यह जो स्वर्णरेखा नदी है उसका उद्गम हो रहा है। तो रांची के पास दूरी याद कर सकते हैं आप, 15 किलोमीटर है दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्या है उस जगह का नाम, नगड़ी नाम, ठीक है। तो यहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं नदी के बारे में जो आपको जानकारी दी वो समझ आया होगा। मैप के थ्रू तो चीज़ों को समझना आसान होता है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड में बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आप खुद को मोटिवेट ही करें और पढ़ाई को, अपना जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ो, क्योंकि झारखंड में गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर आप उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हो तो फॉर्म भरो, अप्लाई करो जब फॉर्म आए तब, और अच्छे से पढ़ाई करो जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। बहुत सारे के मन में ये भी होगा कि झारखंड में तो कोई फॉर्म ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़े, क्यों पढ़े। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बट उन सब नेगेटिविटी के बीच भी आपको पॉजिटिव रहना है और पढ़ाई करना है। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि इस वर्ष तो बहुत कम ही जो था वो झारखंड में फॉर्म आया है, लेकिन ऐसा सुनने को है कि 2026 जो है वो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऐसा हो तो जो भी हम लोग हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं या फिर जिनका एज हो चुका है कि हाँ, और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अभी से ही लगो और अच्छे से पढ़ाई करो। करेंट अफेयर्स देखो, झारखंड का करेंट अफेयर्स आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। बाकी नेशनल करेंट अफेयर्स मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें जो नेशनल करेंट अफेयर्स हो उसके कुछ फैक्ट्स को मैं ऐड कर सकूं, जिससे कि आपका नेशनल और ये झारखंड करेंट अफेयर्स तो स्ट्रांग हो ही। तो फ्रेशर्स अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, जिससे कि आप जब भी एग्ज़ाम दो उस रिज़ल्ट में आपका नाम हो, और ख़ुद को मोटिवेट रखो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।